पहली अपील मैंने की थी कि मठाधीशों के चंगुल से सरेनी को निकालना। जनता ने मुझको विधायक बनाया तो मैं जनता की सेवा के लिए हूँ। मैं कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता। तो विधायक जी, अपने यहाँ से एक ओवरब्रिज बनाया गया कि वो बनने के 6 महीने तक भी सही से कार्य नहीं कर पाए और आज वो एक सेल्फी पॉइंट बन के रह गया है। युवा पीढ़ी वहाँ जाती है, सेल्फी वगैरह लेती है, बर्थडे मनाती है। इसलिए क्या उसका क्या है, मतलब ये इसीलिए था क्या, कमी का? संज्ञान में आपके माध्यम से ले रहा हूँ और उसकी जांच में कराऊंगा। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूंगा और जो भी कमियां होंगी उनको पूरा। काम ऐसे हैं जो मील का पत्थर हैं, जिनको कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग अपनी राजनीति महंगाई को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? और ये राजनीतिक चुनाव आ गया, 5 महीने में बरसाती मेढक की तरह सब लोग निकल आए हैं। बहुत सारे लोग अभी बाहर हैं, तो टिकट के लेकर भी कुछ संशय लोगों में दिख रहा है। तो टिकट को क्या माना जाए इस विधानसभा के लिए, आगे के 5 साल के लिए मुद्दे क्या हों? टक्कर तो मैं किसी में मानता इसलिए नहीं हूँ, कोई टक्कर में रहा ही नहीं है। मैं बेबाक राजनीति करता हूँ और जनता के लिए जीना है, जनता के लिए मरना है और सरेनी विधानसभा को विकसित विधानसभा के श्रेणी में उत्तर प्रदेश में खड़ा करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं लालगंज के अंतर्गत सरेनी विधानसभा, जिसके अंदर हमारा लालगंज आता है। सरेनी विधानसभा के विधायक जी हैं हमारे साथ और चुनाव नज़दीक है, तो हम बहुत सारे मुद्दों पे आज विधायक जी से बात करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं विधायक जी आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी और हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं और फील्ड में जाते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आपके कार्य से खुश हैं, बहुत सारे आपके प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, और वो भी लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो सब एक चीज़ कहते हैं, सीखा हमने सब कुछ। आपके लिए बोलते हैं, सीखा हमने सब कुछ, न सीखी होशियारी। तो क्या कहेंगे आप, कुछ कहें? कभी जीवन में होशियारी रही नहीं और छात्र जीवन से मेरा राजनीतिक सफर चल रहा है और आज मैं सरेनी से विधायक हूँ। लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना, दिन प्रतिदिन हमारी दिनचर्या यही रहती है और कितना लोगों के साथ मैं उनका दुख उनका बांट सकूं, उनके कष्ट में खड़ा हो सकूं, यही मेरी प्राथमिकता जीवन में रही है। सर, आपने जैसा कहा विद्यार्थी जीवन से आप राजनीति में सक्रिय थे, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे लगा कि राजनीति ही ठीक विकल्प होगा आपके लिए, या समाज की किस चीज़ को देख करके आप राजनीति की तरफ आए? मैं राजनीतिक परिवार से तो हूँ नहीं। हाई स्कूल करने के बाद मैं यहाँ से लखनऊ, मेरे पिताजी लखनऊ में थे और मुझे पढ़ाने के लिए ले गए थे। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और इंटर मैंने वहाँ से किया। उसके बाद कई जगह पे आवेदन मैंने किए नौकरी के लिए और मैंने उस समय देखा जो हमारे मित्र थे, जिनके पिताजी अधिकारी थे या कहीं सोर्सफुल लोग थे, उनका चयन हो गया, लेकिन मेरा चयन नहीं हो पाया। तो मुझे अंततः लगा कि हम सामान्य परिवार के हैं, कहीं ना कहीं हमको संघर्ष करके ऊपर आना पड़ेगा। और मैं खुद नहीं समझ पाया कि मैं बीए में विज्ञान डिग्री कॉलेज में था और उसी वर्ष चुनाव शुरू हुए थे विद्यालय में, और सारे साथियों ने कहा कि धीरेन्द्र भाई आपको चुनाव लड़ना। मैं स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हूँ, मैं खेल सब खेलता हूँ, कोई खेल हो हमने खेलने का प्रयास सबने किया और चुनाव लड़ा। ऐतिहासिक जीत मिली, सबकी जमानत जब्त हुई डिग्री कॉलेज से। उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गया और विश्वविद्यालय में भी 1 वर्ष संघर्ष करने के बाद 90-91 में मैं छात्र संघ का महामंत्री चुन लिया गया और वहाँ से हमारा सफ़र आगे बढ़ गया और लगातार। और उसके बाद जब आपने सरेनी विधानसभा से चुनाव लड़ा तो 2017 में आपने 70% वोट यहाँ से पाए, एक बहुत बड़े मार्जिन से आप जीते और ये एक हिस्ट्री कायम हुई थी कि 20 सालों में इतनी वोट कोई नहीं पाया था और 70% वोट से आप जीते थे। तो जैसा कि सरेनी विधानसभा रायबरेली संसदीय क्षेत्र में आता है, सोनिया गांधी का गढ़ है, तो यानी कांग्रेस की अच्छी पकड़। उसके बाद यहाँ पे जैसे कांग्रेस के अशोक सिंह हो गए या फिर राजा अजय हो गए, सपा की भी अच्छी पैठ यहाँ पर सबकी थी, सभी मठाधीशों का यहाँ पर कब्जा था। तो कैसे आपने अपनी पैठ बनाई और लोगों को कैसे समझाया और लोग बीजेपी की तरफ आए आपके माध्यम से? मैं जब छात्र जीवन का सफ़र पूरा करने के बाद युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हुआ और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी सरेनी विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है। मैं जब यहाँ चुनाव लड़ने आया तो मैंने बारीकी से जनता की नब्ज टटोली और जो पूर्व में यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं वो 5 साल काम नहीं करते थे। वो अंत में चुनाव के 6 महीने वो लोग चुनाव में मैदान में जाते थे, जनता के बीच में जाते थे और जनता के दुख दर्द में शामिल ना के बात मात्र होते थे लोग, और मठाधीशों के माध्यम से यहाँ राजनीति होती थी।
वो मठाधीश लोग तय करते थे, जिधर मठाधीश सारे इकट्ठा हो गए उधर चुनाव हो जाता था। मैंने इस गैप को महसूस किया और पहली अपील मैंने की थी कि मठाधीशों के चंगुल से सरेनी को निकालना है। 2017 में नारा दिया था कि लोकतंत्र की आज़ादी के लिए सरेनी में लोकतंत्र बहाली के लिए इस बार जैसे स्वतंत्रता संग्राम का चुनाव लड़ा गया था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो सरेनी विधानसभा में आज़ादी की लड़ाई होने और आम जनमानस को हमने आह्वान किया था और आम जनमानस हमारे साथ आया। मैं लोगों के विगत 5 सालों में जब मैं विधायक नहीं था, लगातार जनसंघर्ष में जनता की समस्याओं के लिए दिन रात पहुंचना, किसी के सुख दुख में पहुंचना, ये दिनचर्या मेरी पहले भी थी, आज भी मेरी दिनचर्या यही है। और इसी कारण आम जनमानस ने पसंद किया। मैंने जनता से अपील किया इस बार जनता का विधायक बनेगा और लोगों ने जनता का विधायक चुन लिया। जी, अगर विधायक जी हम थोड़ा सा विकास कार्यों की तरफ ध्यान दें तो जैसे सड़कों की अगर बात की जाए तो जो सड़कें कभी नहीं बनी थी उनका काम हुआ, जैसे लालगंज से सरेनी मार्ग, ये लोग इससे बहुत खुश हैं। 16 किलोमीटर का ये मार्ग है जो बहुत दिनों से खराब पड़ा था, आपके कार्यकाल में बनवाया गया। और जैसे सराय बहरिया खेड़ा से ऊंच गांव को जोड़ने वाला दौलतपुर मार्ग है, शायद इसमें भी काम चल रहा है। और एक है सरेनी से भोजपुर मार्ग, तो ये भी काफी दिनों से खराब था, इसकी क्या प्रगति है, जरा कुछ बताएंगे आप? देखिए, लालगंज से सरेनी का मार्ग बन करके तैयार हो गया 7 मीटर, उसमें 2 पुल थे, वो भी दोनों पुल बन के तैयार हो गए हैं। सराय बैरिया खेड़ा से तेजगांव होते हुए पूरे पांडे भोजपुर जो सड़क जाती है वो भी मात्र 3 मीटर की थी, वो भी 7 मीटर का हाईवे आज वहाँ पर बन रहा है। सरेनी से जो भोजपुर का मार्ग थोड़ा बच जाता 7 किलोमीटर का, वो भी रोड हमने प्रस्तावित करा लिया, शीघ्र ही उसमें पैसा आने जा रहा है। जैसे ही पैसा आ जाए टेंडर होकर वो भी रोड चौड़ी हो जाएगी। ये मुख्य मार्ग है हमारी विधानसभा के, जिनसे सैकड़ों गांव के लोगों का आवागमन होता था, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी बहुत कठिन काम था। जब मैंने इसकी लड़ाई लड़नी शुरू की तो मुझे जानकारी में आया कि जैसे सराय बैरिया खेड़ा पूरे पांडे होकर के जो भोजपुर रोड जाती है, इसमें 6000 वाहन प्रतिदिन निकलने चाहिए, ये मानक था विभाग का। पहले भी पूर्ण प्रयास मैंने 2 महीना पहले किया, लेकिन फाइल रिजेक्ट हो गई कि 6000 वाहन इसमें नहीं निकलते हैं, मात्र 3000 वाहन निकलते हैं। फिर मैंने सारे अधिकारियों की बैठक वहाँ पर बुलाई लखनऊ में, विभाग के अधिकारियों के, एनसी के यहाँ, और सारे लोगों, प्लानिंग के चीफ इंजीनियर, एसी, सारे लोगों बुलवाया। हमने कहा मैं जनता को क्या बताऊंगा 6000 वाहन नहीं निकलते हैं, हमारे यहाँ की लाइफ लाइन है सड़कें, और ये सड़कें हर हालत में चौड़ी होंगी, ये दिमाग में आप बना लीजिए, उसी तरह कार्य योजना आप तैयार करिए। मैं ये सुनने के लिए नहीं आया हूँ कि आप ये 6000 का मानक नहीं, इस नाते सड़क नहीं बन पाएगी। आप मानक जो भी करना है, सड़क बननी है। और अंततः अधिकारियों से हमारी काफ़ी लंबी वार्ता हुई। लंबी वार्ता क्रम में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंततः ये फाइनल हुआ नहीं, ये सड़क पास की जाती है। शायद यही कारण रहा हो कि इसके पहले की जो विधायक रहे हैं उनके बस की बात नहीं रही कि सड़क को, किसी ने सोचा ही नहीं कभी। लोग, हमने कभी जीवन में अपना कुछ नहीं बनाया। आज भी मैं सार्वजनिक जीवन में पूरी विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे घर का एक भी लड़का ना तो ठेकेदारी करता, ना कोई व्यवसाय करता है, न किसी को एहसास है कि हम विधायक के घर के हैं। क्योंकि जिसका जो काम है, मैं कहता हूँ वो काम आप करिए। जनता ने मुझको विधायक बनाया तो मैं जनता की सेवा के लिए हूँ। मैं कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता हूँ। परिवारवाद जो लोग पहले लोग करते थे, सारा पूरी विधानसभा जानती, घर के लोग ब्लॉक प्रमुख होते हैं, घर के लोगों को पेट्रोल टंकियाँ मिल जाती, घर के लोगों को विद्यालय बन जाते हैं, घर के लोगों को खनन का पट्टा मिल जाता है, जिसकी घटना कई बार पुनरावृत्ति हुई। खजूरगांव में भी एक किसान की कुचल कर हत्या कर दी गई थी, मैंने वो भी लड़ाई लड़ी जा करके वहाँ पर। तो पहले परिवार में ही सब कुछ चाहते थे, आज मैं परिवार कुछ नहीं चाहता हूँ। अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, मैं भी चाहता अपने परिवार किसी को लड़ा देता, लेकिन हमने सामान्य कार्यकर्ता को लड़ाया और ये संदेश दिया जनता में कि परिवार से हट करके जनता ने विधायक आपको चुना है, परिवार के लिए नहीं चुना है विधायक आपको। जी बिल्कुल। अब जैसे आपने ये बताई जो सड़कें जो कभी बन नहीं रही थी उनमें काम चला, लेकिन अभी भी कुछ सड़कें हैं जिनसे लोग बहुत परेशान हैं। जैसे हम आपको बताएं, अहिहार से उमरा मऊ, कैली, लोधीपुर, उतरावा से होते हुए डलमऊ को जोड़ती हुई एक सड़क है, ये बहुत ख़राब पड़ी है। एक 2 सड़का से उदवा मऊ होते हुए सड़क है, ये बहुत ख़राब पड़ी है। और अगर हम नेशनल हाईवे की बात कर लें तो जैसे ये अपना आप देख सकते हैं, ये कानपुर से रायबरेली वाला जो मार्ग है, ये पूरा ख़राब पड़ा है। तो उसका भी टेंडर हो गया है, हालांकि वो मेरी विधानसभा में नहीं आता है, हरचंदपुर में आता है।
लेकिन जैसे आप जो सड़क का उधवा मऊ बताया आपने, तो उधवा मऊ तक जो सड़क चौड़ी हो रही है, अभी आप जाएंगे देखेंगे वहाँ सड़क 5 मीटर चौड़ी बनाई जा रही है, काम चल रहा है उसमें के साथ में। और जितने भी मार्गों की आपने चर्चा की है, ये सारे मार्ग प्रस्तावित हैं और शीघ्र ही इनमें बजट आने वाला है। आगे पीछे 2-4 महीने में सारे काम हो जाएंगे। मैं दिन रात इसी प्रयास में रहता हूँ किस तरह से मैं अपने क्षेत्र का विकास करा सकूँ, ये मेरी प्राथमिकता में रहता है। तो विधायक जी, अपने यहाँ से एक ओवरब्रिज बनाया गया, अब ये विडंबना कहेंगे यहाँ के लोगों की कि वो बनने के 6 महीने तक भी सही से कार्य नहीं कर पाए और आज वो एक सेल्फी पॉइंट बन के रह गया है। युवा पीढ़ी वहाँ जाती है, सेल्फी वगैरह लेती है, बर्थडे मनाती है, इसलिए क्या उसका क्या है मतलब, ये इसीलिए था क्या, कमी कहाँ रह गई इसलिए नहीं था। इसमें जो पुल की डिजाइन है वो टेक्निकल फॉल्ट थी। जहाँ जहाँ ऐसे पुल बनाए गए वो पुल खराब हो गए, उनकी डिजाइन ही खराब थी। अभी हमने सारे अधिकारियों की बैठक ली थी और जिलाधिकारी को भी हमने पहले कई बार अवगत कराया, ऊपर भी अवगत कराया। अब उसमें काम तेजी के साथ चल रहा है और मार्च तक ये पुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि किसानों की बात की जाए तो अपने यहाँ नहरों में पानी की समस्या 35 सालों से बनी हुई थी, तो उसका समाधान कैसे हुआ? अब नहरों में पानी की समस्या, जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया था तो यहाँ के आम जनमानस की एक ही मांग थी कि नहरों में पानी आ जाए किसानों के लिए, कि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। हमसे पूर्व में यहाँ के सारे नेता लोग ये बताते थे जनता को कि नहर उन्नाव से पाट दी गई, अब कभी नहर नहीं आएगी। लेकिन मैंने इसको मुद्दा बनाया, विधानसभा से लेके अधिकारियों से मुख्यमंत्री तक इस बात को ठोक करके रखा कि विधानसभा हमारे क्षेत्र में नहरें हैं लेकिन उसमें पानी 35 साल से नहीं आया। और मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री घोषणा में ये तय हुआ कि नहरों में पानी आना है। और लालगंज की नहरों में पानी चल रहा है, सरेनी की नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में उतना नहीं आया है क्योंकि डलमऊ बी पंप के सारे पंप खराब हैं और पंप बदले जाने हैं। इस बीच कोरोना काल, 2 साल का कोरोना काल का भी ग्रहण लगा और 78 करोड़ की लागत से पंप बदले जाने हैं, जिसकी स्वीकृति हो गई है। लेकिन एनजीटी ने वहाँ रोक लगा दी है और एनजीटी की रोक भी अधिकारी लगे हुए, जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन 78 करोड़ रुपया निर्गत हो जाएगा और सारे पंप बदल जाएंगे तो सरेनी और विधानसभा की सारी नहरों में इतना पर्याप्त पानी आएगा कि किसानों को फिर सोचना नहीं पड़ेगा सिंचाई के लिए। तो कब तक मान के चलेंगे? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है ये, और वो एनजीटी पर्यावरण की वजह से रोक, उसमें थोड़ी एनजीटी का आरोप लगा था। अब वो अधिकारियों को तो कहना यही है कि शीघ्र ही 2021 के लास्ट तक जो है इसका काम पूरा हो जाएगा। विधायक जी, हाल ही में जो है सरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आपने 5 लाख रुपए का अनुदान दिया, सही है आंकड़ा 5 लाख? हाँ, तो 5 लाख का आपने अनुदान दिया वहाँ तकनीकी रूप से उसको समृद्ध बनाने के लिए। लेकिन जब हम लालगंज के सीएचसी को देखते हैं तो थोड़ा सा खराब, मतलब अजीब फील होता है, क्योंकि लालगंज सीएचसी को सुनने में आया था कि लालगंज की नगर पंचायत ने गोद लिया। लेकिन उसके बाद भी अगर हम सीएचसी में जाते हैं, और आपको मैं बताना चाहूँ कि ओपीडी के मामले में अपना सीएचसी जिले में मुझे लगता है दूसरे नंबर पर आता है और जिला अस्पताल के बाद। लेकिन अभी भी सरकारी अस्पताल की स्थिति ये है कि वहाँ सड़कों में जो अंदर सड़क है, गड्ढे हैं, सीवर का पानी बारिश होती तो बाहर आता है, ऐसे वहाँ अस्पताल पीछे पानी भरा रहता है। तो क्या हम ये मान के चलें कि लालगंज के नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो सपा से हैं, तो इस वजह से वहाँ विकास नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अगर गोद किसी ने भी लिया हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष हो, किसी पार्टी विशेष से हो, मतलब नहीं है। पूरी सूची मांगी गई थी अस्पताल से, लेकिन अभी तक जब व्यक्ति किसी पद पे होता है तो किसी पार्टी का नहीं रह जाता है। जैसे मैं विधायक हूँ तो आम जनमानस का विधायक हूँ, 4.25 लाख की आबादी सरेनी की, उसका मैं विधायक हूँ और सबके काम मैं करता हूँ, चाहे किसी जाति का हो, बिरादरी का हो, मजहब का हो, काम मैं करता हूँ। वैसे अगर उन्होंने गोद लिया है तो उसकी रखवाली कोई करनी चाहिए थी। मैं इसको संज्ञान में आपके माध्यम से ले रहा हूँ और इसकी जांच मैं कराऊंगा, संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा करूंगा और जो भी कमियां होंगी उनको पूरा किया जाएगा। जी धन्यवाद विधायक जी। अब हम सड़कों पे जब निकलते हैं तो थोड़ा सा गायों की स्थिति देखने को मिलती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक बछड़े का उपचार करवाया, सड़क पे से रिपोर्टिंग करने गए थे तो मिला था, उसका इलाज चल रहा है।
तो ऐसे ही गौशाला अपने यहाँ बहुत बनाई गई। एक है ओलौली में जो है करोड़ों की लागत से गौशाला बनी, और सुनने में आया कि वहाँ एक भी जानवर नहीं है अभी फिलहाल। तो और गौशालाओं की स्थिति थोड़ा सा मतलब खराब है, क्योंकि बजट तो सरकार देती है, लेकिन गौशाला में दिक्कत क्या है, लोगों से बात करने पे पता चलता है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग कम हैं, 6 लोग हैं और उनके ऊपर लगभग 300-350 गायें हैं। तो इसकी क्या समस्या है और समाधान कैसे हो सकता है? अब जानवर आज की तारीख में थोड़ी समस्या तो हो गए हैं आम जनमानस के लिए, जो किसान के लिए। मतलब अगर किसानों के बीच जाते हैं तो उनकी जो सबसे पहली जो है मांग होती है वही होती है कि जानवरों का कुछ समाधान किया जाए। जानवर समाधान के लिए सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है, और इसीलिए गौशालाओं का निर्माण नगर पंचायत से भी हो रहा है, जिला पंचायत से भी हो रहा है, PWD से भी गौशाला बनाई गई है। लेकिन चूंकि समस्या बड़ी है और आज आधुनिक युग में मशीन का युग हो गया है, सारे लोग किसान भी अपने खेत में बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, सारी मशीनें आ गई हैं। तो जानवरों को जो पहले लोग पालते थे उस ढंग से लोग पाल नहीं रहे हैं। और बाकी तमाम ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि जो लोग गाय दूध दे रही घर में तब तक तो बांधे रहेंगे, और जैसे दूध देना छोड़ देती वैसे वो छोड़ देते हैं। और कुछ लोग उसको राजनीतिक एजेंडा भी बना रहे हैं। जो हमारी पार्टी विशेष से जुड़े खिलाफ के लोग, पार्टी के लोग हैं, इन जानवरों को मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं कि जो ज़्यादा छोड़ करके उसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी को मारने में विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि ये जानवर हैं, हमारे हैं, और हम इनकी रखवाली करेंगे, इनकी व्यवस्था करेंगे। समस्या बड़ी है, समाधान भी करने में थोड़ा समय लगेगा। 2 साल कोरोना के कारण भी थोड़ी दिक्कतें आई हैं, सरकार के आर्थिक खजाने पे भी चोट पहुंची है, हम आप सब इससे प्रभावित हुए हैं। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्देश दिया है कि हर न्याय पंचायत में गौशालाओं का निर्माण कराया जाए, और उसके तहत हर न्याय पंचायत में जमीन चिन्हित की जा रही है। और जैसे शीघ्र ही गौशाले बन जाएंगे ये समस्या समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन मैं अपने राजनीतिक विरोधियों से भी कहना चाहता हूं कि और भी काम आप देखें। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 घंटे गांव में बिजली देती है, कस्बों में 22 घंटा बिजली आती है, शहरों में 24 घंटे बिजली आती है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, 35 साल से नहरों में पानी नहीं था, नहरों में पानी आ रहा है। संकट काल कोरोना में खाद्यान्न की कमी थी, जिन लोगों को, उनको मुफ्त में राशन सरकार दे रही है। ऐसे तमाम अनेक काम है। एक ट्रांसफार्मर, छोटी सी चीज लीजिए, एक ट्रांसफार्मर गांव में खराब हो जाता था तो पूरे गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते थे, लेकिन सरकार ने तय किया कि मुफ्त में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जर्जर तार बदले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आपके दिगासो माँ का चंद्रिका माँ संकटा धाम है, यहाँ भी सौंदर्यीकरण के लिए, कायाकल्प के लिए सरकार ने 50 लाख रुपये स्वीकृत किया है। डलमऊ आपका धार्मिक नगरी है, गंगा मेला भी 18 तारीख को मैं उद्घाटन सा करूँगा, और गंगा मेला में लगभग 12 से 13 लाख लोग स्नान करने आते हैं। उस मेले को सरकार ने प्रांतीय मेला घोषित कर दिया है। उस मेले का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी, जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। 2 हमने ITI माननीय मुख्यमंत्री से कह कर स्वीकृत कराई हैं। एक लालगंज में रेल कोच पे बन रही है और दूसरी घुरवाड़ा में बन रही है। ये बड़े काम हैं। शहीद स्मारक था सरेनी का, विगत वर्षों से 1942 में वहाँ गोलीकांड हुआ था अंग्रेजों से, और शहीद स्मारक पे भव्य पंडाल, भव्य कमरे में बनवा करके उन शहीदों को समर्पित किया है। ये सब काम ऐसे हैं जो मील का पत्थर हैं, जिनको कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग अपनी राजनीति में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जनता आपको विधायक बनाती है जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के सुख दुख में खड़े होने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए। तो क्षेत्र के विकास आपको दिख रहा होगा, और जो काम काफ़ी हो गए हैं, कुछ काम बचे हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो आगे वो भी काम होंगे। अब लालगंज की जो ओवरब्रिज का भी हमने जिक्र किया, उसके बगल में बहुत सारा कूड़ा डंप हुआ है। एक वीडियो हमने बनाई थी और उसमें दिखाया भी था। तो कूड़ा बहुत ज़्यादा है और वो वहाँ पर बस्ती है, वो नगर पंचायत के अंडर में एरिया आता है। तो नगर पंचायत अपना कूड़ा जो है नगर पंचायत के अंदर ही डालती है और पूरा खुले में पड़ा हुआ, उसमें आग भी लगा देते हैं। तो उसमें जो है लोगों को बहुत तकलीफ होती है वहाँ। अब एक दिन मैं खुद ही उधर से निकला था तो मैंने स्वयं देखा सड़क पे भी कूड़ा पड़ा हुआ था। तो हमने वहीं चेयरमैन को फ़ोन किया कि सड़क पे कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए, कूड़े को बिल्कुल आप जहाँ स्थान हो वहाँ डालिए। इसका निर्देश हमने दिया था। उस समय तो कार्रवाई हुई थी कि सड़क से कूड़ा हटा था। अब फिर मैं आप मुझे बता रहे हैं, इसका संज्ञान में ले रहा हूँ।
और आज ही उसको मैं देखूंगा, और जिन अधिकारियों द्वारा ऐसी लापरवाही की गई कि फिर कूड़ा सड़क पे पड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूँगा। नहीं, सड़क के जैसे इधर से सड़क है, इधर सड़क तो पड़ता तो वहीं पर है, लेकिन लोग वहाँ रहते, जैसे धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी पड़ती जाए, कूड़ा दबता जाए, तो भी वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ पे मरा हुआ जानवर भी डाल देते हैं, भोजन खराब हुआ कहीं तो वो भी डाल देते हैं, तो उस सबसे दुर्गंध वहाँ बहुत फैलती है। निश्चित तौर फैलती होगी, जब कूड़ा पड़ेगा तो गंदगी फैलेगी वहाँ पे। इसका मैं संज्ञान लेता हूँ और इसको तत्काल मैं देखूंगा, नगर पंचायत को निर्देशित करूँगा। सर, जैसे कि महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, तो महंगाई को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और ये महंगाई जो बढ़ी है इसके कारण क्या है? अब महंगाई जो बढ़ी, आप भी जानते हो कि विगत 2 वर्षों में कोरोना ने जो प्रचंड रूप धारण किया, और उसमें आम जनमानस को जैसे मुफ्त में राशन देना, राशन मुफ्त में दिया जा रहा, सरकार खजाने पे ही बोझ पड़ रहा है। उसके तहत सब फैक्ट्रियां बंद थी, कारखाने बंद थे, रेलवे बंद थी, सारे कारखाने जो जहां से आय स्रोत होता है सरकार का, सारे कारखाने बंद थे, लोगों को रोजगार भी छीना। तो उस दौरान थोड़ा आर्थिक बोझ सरकार पे पड़ा। इस नाते धीरे धीरे स्थितियाँ नॉर्मल हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि डीजल में भी 12 रुपये और पेट्रोल में भी 12 रुपये सरकार ने वैट कम किया है, और धीरे धीरे रास्ते पे आ जाएगा। 1 आध महीने में जो सब्जी दाल सब थोड़ा बहुत जो चढ़ा है भाव इनका, वो भी सब समाप्त हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ठीक हो। वैसे अब धीरे धीरे रेट कम हो रही है। और विधायक जी, जैसे हम गेगासो गए थे तो लोग बोलते हैं कि विधायक जी आते हैं, मिलते हैं, कई बार आते हैं, लेकिन कुछ कुछ गाँव में जाओ तो लोगों की शिकायत रहती है कि विधायक जी हमारे पास नहीं आते, हमारे गाँव में नहीं आते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो ऐसे लोग ही होंगे जो मैं गाँव गया होऊंगा, वो तब ना रहे हों गाँव में, वरना मैं साल के 3 महीने प्रयास करता हूँ गांव गांव जाने का। आज भी मेरा गांव गांव कार्यक्रम चल रहा है, और विगत 2 साल कोरोना काल में सिर्फ गांव में जहां दुखद घटनाएं हुई वहां मैं गया, सब जगह गया, लेकिन मैं दिन प्रतिदिन मेरी दिनचर्या रहती गांव गांव पहुंचने की। तो ये शिकायत तो बहुत रेयर लोग कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता है। सबके सुख दुख में पहुंचता हूँ, और राजनीतिक जो हमारे और भी जन पार्टी के लोग हैं, मैं 5 साल देखता हूँ कोई किसी के सुख दुख में नहीं पहुँचता है। अब ये राजनीतिक चुनाव आ गया, 5 महीने में बरसाती मेढक की तरह सब लोग निकल आए हैं, पूरे सड़कों पे होर्डिंगों का जाल आप देखते होंगे। 5 साल है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ और आम जनता से कहना चाहता हूँ कि आम जनता इनसे सवाल करे कि आप सिर्फ 6 महीने के लिए राजनीति करते हो, 5 साल में जनता कहाँ किस सुख दुख में है उसको कौन देखेगा। तो आज मैं लगातार गाँव गाँव दौरे करता हूँ, पार्टी कार्यक्रम करता हूँ, और कभी जाति पात मजहब ऊंच नीच मैं नहीं देखता हूँ। हर संडे को मेरा जनता दरबार घर पे लगता है, और हजारों लोग यहाँ जनता दरबार में आते हैं। और जनता दरबार में अपनी ही विधानसभा के नहीं, अब तो बगल में ऊंचाहार, हरचंदपुर, रायबली, वहाँ से लोग आने लगे हैं। लोग कहते, मैं पूछता हूँ जबकि आपके विधायक अपने आप तो वहाँ के रहने वाले हो, तो कहे विधायक नहीं, वहाँ आपके यहाँ लोग बताए सुनवाई होती है, हमारे यहाँ जनता दरबार तो चलता नहीं है। तो इस नाते मैं बराबर काम करता रहता हूँ। जी, अभी जैसे आपने कहा कि चुनाव का समय नज़दीक आ गया तो बहुत सारे लोग निकल आए हैं, होर्डिंग्स को दिख रही हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, तो बीजेपी के उससे भी हैं कि शायद कहीं से सब वैसे ही हैं, चाहे किसी से हों, सब वैसे ही हैं, कभी दिखे नहीं यहाँ तक जनता के बीच में। और आज चुनाव आ गया है, जैसे साइबेरियन पंछी होते हैं ना, साइबेरियन पंछी मौसम के हिसाब से जाते हैं, तो मौसम वहाँ खराब रहेगा तो हिंदुस्तान में चले आएंगे, हिंदुस्तान खराब होगा तो वहाँ चले जाएंगे। तो ये सिर्फ साइबेरियन पक्षी है, 4-5 महीने बाद गायब हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग अभी बाहर हैं, तो टिकट के लेकर भी कुछ संशय लोगों में दिख रहा है, तो टिकट को क्या माना जाए? किस पार्टी टिकट का? बीजेपी का। मैं विधायक हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे लोग उतरे हैं, अब दावे कर रहे हैं। लोकतंत्र है और सबकी इच्छा रहती है कि मेरा आदमी विधायक बनूँ, सांसद बनूँ, लेकिन मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सांसद विधायक बनने की कल्पना आप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से काम भी करने की आवश्यकता है। आप लोगों के बीच सुख दुख में 5 साल खड़े रहिए, लोगों के लिए संघर्ष करिए, उनकी समस्याओं को लड़ाई लड़िए, और उसके बाद मैदान में आइए। तो मैं तो विधायक हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, जैसे हम आपसे पूछने वाले थे, लेकिन आपने पहले ही बता दिया कि 22 के चुनाव में आपका रिपोर्ट कार्ड जो है जनता के सामने रखेंगे, तो क्या होगा अब एक एक करके आप बता चुके हैं। लेकिन अगला सवाल ये है कि जैसे आप इस विधानसभा के लिए
आगे के 5 साल के लिए मुद्दे क्या होंगे? अगले पंचवर्षीय में जो सरेनी विधानसभा विकास से बहुत अछूती थी। मैंने जब यहाँ राजनीति शुरू की, क्योंकि मैं काम करने में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, तो सड़कों की बहुत बुरी स्थिति थी, नहरों में पानी नहीं था, बिजली का संकट था। तो सारी समस्याओं का लगभग धीरे धीरे समाधान हो रहा है। जो और भी सड़कें बची हैं, थोड़ी बहुत ही बची हैं जो सड़कें चौड़ीकरण होनी है, मुख्य मार्ग लगभग 300 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण हमने कराया है अपनी विधानसभा में, सरेनी में, और काफ़ी प्रस्तावित हैं। तो उन जो बचे खुचे काम होंगे उनको करूँगा। और मेरे एक संज्ञान में है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे क्षेत्र के जो नौजवान नौकरी के लिए दूर दूर तक 15-20 हज़ार के नौकरी के लिए बाहर बाहर जाते हैं, तो ईश्वर ने वो ताकत हमको दी। तो मैं इस क्षेत्र में छोटे छोटे कारखाने, कोई कारखाना पूरे पांडे में लगेगा, तो कोई कारखाना सरेनी में लगेगा, तो कोई कारखाना भोजपुर में लगेगा, तो कोई कारखाना डलमो में लगेगा, ऐसा प्रयास करूँगा। और जब विधानसभा विकसित हो जाती है तभी कोई व्यवसायी उसमें वहाँ अपना उद्योग लगाने की सोचता है। और 2 ITI हमने निर्मित करा दी है। तो जो नौजवान पहले रायबरेली और लखनऊ में जाते थे ITI करने के लिए, उनको अपने घर से लालगंज पहुंच जाना, ITI करके प्रशिक्षण ले लेंगे। और ईश्वर ने चाहा वो ताकत हमको मिली तो मैं छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने की मेरी कल्पना है जीवन में, वो करने का प्रयास करूँगा। तो हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करें उससे पहले बस एक आखिरी सवाल ये है हमारा कि 22 के चुनाव में इस विधानसभा सीट से आप अपने प्रतिद्वंदी के रूप में किसे मानते हैं? अगर सीधा सीधा हम कहें तो टक्कर आप किसको मानते हैं? अब टक्कर तो मैं किसी को मानता इसलिए नहीं हूँ, कोई टक्कर में रहा ही नहीं है, 5 साल कोई था ही नहीं, तो टक्कर मैं तो नहीं मानता हूँ किसी को। कोई अपने आप को मानता हो टक्कर में तो अलग बात है, लेकिन टक्कर तो तब होती जब उन जिन मुद्दों को लेकर राजनीति में व्यक्ति आता है उन मुद्दों की लड़ाई आप लड़ते दिखाई पड़ो। तो 5 साल तो कोई जनता के बीच में रहा नहीं, चाहे जितने जो भी राजनीतिक दल के लोग आए हों, तो जनता तय करेगी ना। लेकिन मैं तो किसी टक्कर उक्कर नहीं मानता हूँ, मैं बेबाक राजनीति करता हूँ और जनता के लिए जीना है, जनता के लिए मरना है। और सरेनी विधानसभा को विकसित विधानसभा के श्रेणी में उत्तर प्रदेश में खड़ा करना है, इस मंशा से मैं राजनीति कर रहा हूँ। जी, हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत